बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज पाकिस्तान पिनल कोड के हम 2 सेक्शंस कवर करेंगे, जो सेक्शन नंबर 80 और सेक्शन नंबर 81 है। आज का लेक्चर हमारे इन 2 सेक्शंस पर बेस होगा। और ये जो सेक्शन है, इस लेक्चर का जो थीम है वो है एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी। एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी। ओके, इसका ये मतलब है कि कब एक हार्मफुल एक्ट के बावजूद जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि अब जब हमने सेक्शन जो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, उसमें हम जनरल एक्सेप्शंस को कवर कर रहे हैं। और ये वो सेक्शंस हैं सारे कि जिसके ज़रिए से अगर आप एक ऑफेंस कर भी लो तो भी जो है उसको एक ऑफेंस लॉ जो है उसको ऑफेंस ट्रीट नहीं करता। यानी उस सूरत में जो ऑफेंडर हैं या जो एक्टर हैं उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी, इसका भी ये मतलब है कि कब एक हार्मफुल एक्ट के बावजूद जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि और क्रिमिनल लाइबिलिटी कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? 2 सिचुएशन में, इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग। कि या तो वो जो एक्ट था वो क्या था, वो प्योर एक्सीडेंट था। और एक्सीडेंट जो है वो तो ऑफेंस नहीं है ना अकॉर्डिंग टू लॉ। या फिर ये हो सकता है कि वो नेसेसिटी हो। नेसेसिटी इस सूरत में हो कि एक बड़ा नुकसान रोकने के लिए कोई छोटा नुकसान जो है वो कॉन्शियसली चूज़ करे। यानी ये बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की। यहाँ पर यानी जो लॉ है ना वो 2 डिफरेंट सिचुएशंस को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। एक वो कि जहाँ पे नो इंटेंशन, यानी इंटेंशन है ही नहीं, ठीक है, एक्सीडेंट की सूरत में। ठीक है, एक्सीडेंट क्या होता है, बाई चांस होता है ना, मिसहेप होता है। और जो दूसरी जो सिचुएशन है उसमें इंटेंशन जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये जो इंटेंशन है ये मोरली जस्टिफाइड होती है। क्योंकि ये जो है उस वक्त की नेसेसिटी होती है। ये जो दोनों कंसेप्ट्स हैं ये मिलकर जो क्रिमिनल लॉ की का जो जिसके अकॉर्डिंग जो ऑफेंडर्स होता है या एक्टर्स होता है उसको ब्लेम किया जाता है, यानी ब्लेम वर्थीनेस जो है उस कंसेप्ट के क्या करता है, उसको डिफाइन करता है। सेक्शन नंबर 80 का जो टाइटल है वो कहता है कि एक्सीडेंट एंड डूइंग अ हार्मफुल एक्ट। कि अगर कोई एक एक्ट है, डूइंग अ लॉफुल एक्ट, यानी कि आप कोई एक लॉफुल एक्ट कर रहे हैं और वो किस किस वजह से हो जाता है, वो एक एक्सीडेंट्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक्ट जो है वो क्या है, बजाते खुद लॉफुल है। इस टाइटल से हमें ये भी बात समझ आती है कि वो जो एक्टर जो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो अनलॉफुल है एक्ट बजाते हो तो फिर इस सूरत में उसको जो इम्यूनिटी है, जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है, वो उससे नहीं बच सकता। इसका जो टेक्स्ट है वो कहते हैं कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस। अब आगे जो है उसने कंडीशंस दी हैं कि कब कोई चीज़ जो है वो ऑफेंस नहीं होगी। विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट, अगर वो एक्सीडेंटली हुई हो, और या वो कोई मिसहैप हो, कोई मिसफॉर्च्यून हो। ठीक है, क्योंकि मिसहैप, मिसफॉर्च्यून या एक्सीडेंट जो है ये इंसान की बस में तो नहीं होते। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिनास हैं। ओके, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, कि वो जो एक्ट परफॉर्म किया जा रहा हो उसमें क्रिमिनल जो इंटेंशन है वो शामिल ना हो। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो लॉ है वो ये कहता है कि जो ऑफेंस है, यानी कोई भी चीज़, वो ऑफेंस तब बनती है जब वो क्या हो, उसमें मिन्स प्लस एक्ट्स या हो, यानी उसमें इंटेंशन जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कह रहे हैं कि वो जो लॉफुल एक्ट परफॉर्म हो रहा है, अगर वो एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून की वजह से उससे कोई हार्म भी पहुंच जाए, लेकिन अगर उसका करने वाले का इंटेंशन नहीं है तो फिर ये क्या है, ये ऑफेंस भी नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस, तो फिर ये क्या है, ऑफेंस नहीं है। सेकेंडली, और नॉलेज, यानी विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट एनी क्रिमिनल नॉलेज। या जो दूसरी जो सिचुएशन है वो क्या है, वो नॉलेज की है। कि अगर उसको नॉलेज भी नहीं है, ना उसका इंटेंशन था हार्म पहुंचाने का, ना उसके पास नॉलेज थी कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ इससे क्या किसी को जो इनलीगल लॉस है वो किसी को हार्म पहुंच सकता है। इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखें कि वो जो एक्ट परफॉर्म कर रहा था उस एक्ट का बजाते खुद लॉफुल होना जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है।
अगर वो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल एक्ट है, वो एक्ट बजाते खुद गैर कानूनी है, तो फिर तो जो है ऑफेंस ही, फिर तो ऑटोमेटिकली वो ऑफेंस बन जाता है। ओके, इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर, अब जो वो एक्ट किया जा रहा है उसका लॉफुल होना ज़रूरी है, और उस एक्ट को जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी लॉफुल तरीके से होनी चाहिए। और अगर उसमें कोई मीन्स यूज़ हो रहे हैं तो वो जो मीन्स हैं वो क्या हैं, वो भी लॉफुल होने चाहिए। और जो नेक्स्ट बात है वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये कहते हैं कि लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर्स होनी चाहिए, लॉफुल मीन्स होनी चाहिए, किसके साथ, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशंस, यानी कि गुड फेथ के साथ, कि आपने अगर प्रॉपर केयर भी की हुई है और प्रॉपर कॉशन भी किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई एक्सीडेंट परफॉर्म होता है या कोई मिसफॉर्च्यून जो है वो हो जाता है, कि आपने ये सारी जो कंडीशंस हैं ये फुलफ़िल किए हों, उसके बावजूद अगर ये कोई मिसहेप हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर जो सेक्शन नंबर 80 है वो ऑपरेशन में आता है, और वो उसको, उस शख्स को, उस एक्टर को क्या करता है, वो पे इम्यूनिटी देता है, उसके ऊपर क्रिमिनल जो लाइबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और जो इंटेंशन और नॉलेज का होना जो है इस सेक्शन में, यानी इंटेंशन भी नहीं होनी चाहिए और नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए। जो इंटेंशन है वो पाकिस्तान फिनल कोड में ये अभी तक के सेक्शंस में ये वो सेक्शंस हैं, यानी जो सेक्शन नंबर 34 है जो आपको एफआईआर में कॉमनली नज़र आता है, ठीक है। और यानी कॉमन इंटेंशन जो है, ये जो इंटेंशन है ये सेक्शन नंबर 34 में एक्सप्लेन किया गया है, और जो नॉलेज है वो सेक्शन नंबर 355 में कवर किया गया है। अगर आप इन दोनों कंसेप्ट्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो पाकिस्तान पिनल कोड की हमारी पीपीसी की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप इन सेक्शंस को देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो बात हो रही है ना कि विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, सो यहाँ पर लॉ जो है वो ये डिमांड करता है कि जो पर्सन है उसने रीजनेबल केयर ली हो वो एक्ट परफॉर्म करते हुए। अगर उसने केयर से काम नहीं लिया, कॉशन से काम नहीं लिया, यानी तो फिर क्या होगा लॉ की ज़बान में, वो फिर नेग्लिजेंस है, ठीक है। और नेग्लिजेंस जो है वो एक ऑफेंस है, यानी केयरलेस बिहेवियर है फिर। तो फिर अगर वो नेग्लिजेंस में आता है तो फिर सेक्शन 80 के अंडर वो डिफेंस जो है वो फेल हो जाता है। सो इसलिए जो ये सेक्शंस हैं ये कहते हैं कि अगर आप जो एक्ट कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल मैनर से, लॉफुल मीन से, और प्रॉपर केयर एंड कॉशन से होना चाहिए। अब इसकी हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। इलस्ट्रेशन ये है कि ए इज़ एट वर्क विद अ हेचेट। हेचेट कहते हैं जो छोटी कुल्हाड़ी होती है, तब्बर जिसको कहते हैं, जिससे अक्सर जो कसाब होते हैं वो गोश्त वगैरह, ये जो हड्डियों वाला बड़ा गोश्त है वो काटते हैं, या किसी और पर्पस के लिए भी वो यूज़ हो सकती है। वो क्या कर रहा है कि वो उसको यूज़ कर रहा है। द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। वो एक लकड़ी नुमा वो होता है जिसके सिरे पे एक लोहे की कोई चीज़ बनी होती है। ये आप उसकी पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। ये लकड़ी है और ये लोहे का एक तेज़दार वाला इसका पार्ट है। तो ये जो है वो क्या कर रहा था, वो इसके साथ काम कर रहा था, और अचानक क्या हो जाता है कि ये जो हिस्सा है ना वो निकल जाता है। तो फिर उसकी वजह से ये जाके लगता है उसके साथ, जो दूसरा पर्सन है उसको जाके लगता है, और वो जो दूसरा पर्सन है वो उसकी वजह से किल हो जाता है। सो आगे कहते हैं कि हेयर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशंस ऑन द पार्ट ऑफ बी ए, यानी ए जो है उसने प्रॉपर कॉशंस ली थी, ठीक है, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल, तो उसका जो एक्ट है वो एक्सक्यूजेबल है, सेक्शन नंबर 80 के अंडर उसको इम्यूनिटी हासिल है। एंड नो ऑफेंस आल दो उसके एक्ट की वजह से एक शख्स जो है वो किल हुआ है, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल की नज़र से और इस सेक्शंस के अंडर ये क्या है, ये इसको ए को क्या हासिल है, इम्यूनिटी हासिल है। सो ये जो सेक्शन है ये हमें ये बताता है कि एक जो है उसको एक्सीडेंट कब तस्वर किया जाएगा। सो एक एक्ट जो है वो एक्सीडेंट तब होगा जब उस वो जो एक्ट परफॉर्म किया गया होगा वो क्या होगा, वो लॉफुल एक्ट होगा। लॉफुल एक्ट के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि नो इंटेंशन हो और नो नॉलेज हो।
यानी इंटेंशन और नॉलेज जो है वो उस शख्स को एक्ट परफॉर्म करते हुए ना हो। और जो तीसरी चीज़ है वो ये हो कि उसने क्या किया हो, उसने उस एक्ट को परफॉर्म करते हुए प्रॉपर जो केयर है उससे काम लिया हो, यानी यहाँ पर नेग्लिजेंस ना हो। तो अगर किसी एक्ट में आपको ये नज़र आए कि ये तीन चीज़ें हैं और उसके बाद भी वो एक्ट जो है उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या हो, वो हार्मफुल हो, तो फिर उस एक्ट को क्या कहा जाएगा, एक्सीडेंट कहा जाएगा। और फिर जो सेक्शन नंबर 80 है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो इस सूरत में इस एक्ट को जो कि आल हार्मफुल भी है उसको क्या करता है, उसको इम्यूनिटी देता है उस शख्स को। अब अगर हम सेक्शन नंबर 80 को एविडेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें, यानी एविडेंस पर्सपेक्टिव से देखें, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो कानून शहादत ऑर्डर है उसमें जाना पड़ेगा। अब हमें ये देखना होगा कि कानून शहादत का कौन सा जो ऑर्डर है वो इस सेक्शन नंबर 80 के साथ जो है वो लिंक है, और वो है कानून शहादत का आर्टिकल नंबर 19 जो बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। जो आर्टिकल 19 ऑफ QSO है ये खुद कोई डिफेंस क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ एक एविडेंशियरी रूल है। और ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि जो कोर्ट है जब वो एविडेंस को वो देख रही हो, यानी कंसिडर कर रहे हो फैक्ट्स को, तो फिर ये जो आर्टिकल 19 है ये कहता है कि कोर्ट कौन से फैक्ट्स कंसिडर करेगी जब वो ये डिसाइड कर रही हो कि एक्ट जो था वो एक्सीडेंट था या नेसेसिटी के अंडर जस्टिफाइड था। यानी इसका जो रूल है वो है रोल है इसे आर्टिकल 19 का, वो ये है कि ये क्या करता है, ये प्रूफ को यानी फैक्ट्स को क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ना कि ये क्या देता है, लाइबिलिटी को डायरेक्टली रिमूव नहीं करता। लाइबिलिटी तो सेक्शन नंबर जो पाकिस्तान पिनल कोड का 80 है वो रिमूव करता है, ठीक है, अंडर सच कंडीशन सम कंडीशंस। लेकिन जो आर्टिकल 19 है ये सिर्फ क्या करता है, ये फैक्ट्स और प्रूफ को एक्सपेंड करता है। इसका टेक्स्ट ये कहता है कि फैक्ट्स विच डू नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू इज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन are relevant whether they occurred at the same time and place or at a different time and place। ये जो आर्टिकल 19 है ये अपने टेक्स्ट में ये कहता है कि जो भी फैक्ट्स हों अगर वो सेम ट्रांजेक्शन में यानी सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा है, वो क्या है, वो रिलेवेंट फैक्ट है, ठीक है, वो क्या है, आर रिलेवेंट, वो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, चाहे वो एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस पर हुए हों या चाहे वो थोड़ा आगे पीछे हुए हों, यानी एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस पे ना हुए हों। यानी लॉ जो है आर्टिकल 19 में इंसिडेंट को क्या करता है, आइसोलेटेड इवेंट की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे क्या कैसे ट्रीट करता है, कैसे देखता है, एक कंटिन्यूअस स्टोरी की तरह देखता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं रेस जिस्ताई प्रिंसिपल, रेस जिस्ताई। ओके, सो यानी पूरा जो इंसिडेंट है वो अपनी सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस के साथ एक इंटीग्रेटेड होल है। अब इसी प्रिंसिपल को हम अपने जो हमारा जो सेक्शन है और ये जो एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है, इसके साथ देखते हैं। देखें, जो सेक्शन नंबर 80 है ना, और ये जो इलस्ट्रेशन है, सेक्शन नंबर 80 में जो कोर्ट है वो ये डिसाइड करता है कि क्या एक्ट जो है वो क्या था, वो लॉफुल था, और क्या जो उसका जो इंटेंशन है या नॉलेज है वो उसमें शामिल थी या नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये तो डिमांड करते हैं ना ये सेक्शन कि यहाँ पे नॉलेज और इंटेंशन जो है ये नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट भी ये डिटरमिन करेगा सेकंड क्वेश्चन कि क्या जो इंटेंशन और नॉलेज थी वो एब्सेंट थी, और थर्ड नंबर पे वो जो चीज़ देखेगा वो ये देखेगा कि क्या जो प्रॉपर केयर और कॉशन थी वो ली गई थी। और यानी जो लेकिन इन तमाम चीज़ों को, ये जो तमाम चीज़ें हैं इसको कोर्ट जो है वो एक आइसोलेटेड मूवमेंट की तरह देखकर डिसाइड नहीं करती। यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है ना वो काम करता है, यानी ये जो इलस्ट्रेशन है वो ये हेडसेट वाली वो इस तरह आर्टिकल 19 काम करता है कि ए का जो काम है, यानी कोर्ट ये देखेगी कि ए के काम करने का तरीका क्या था, आसपास लोग क्या कह रहे थे,
या क्या उसने कोई वार्निंग दी थी कि जिसकी वजह से यानी वो जो दूसरा बंदा उसकी एक्ट की वजह से जो है वो किल हो गया? और क्या कोई अनयूजुअल कंडीशन थी, जैसे क्या उसके हाथ से फिसल गई जो कुल्हाड़ी थी, या वो जो कुल्हाड़ी थी वो डिफेक्टेड थी? सो ये सब जो है ना, ये इमीडिएट सराउंडिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो बीटिंग या जो उसके एक्ट थी जिसकी वजह से वो बंदा किल हो गया है उसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। सो आर्टिकल 19 जब ये सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है ना, तो ये जो अभी हमने बात डिस्कस की कि कोर्ट किन किन चीज़ों को देखेगा, तो आर्टिकल 19 के मुताबिक ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब जो है ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। इसलिए कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट इन्हें कंसिडर करेगी ताकि ये डिसाइड हो सके कि प्रॉपर केयर थी या नेग्लिजेंस थी। यानी आर्टिकल जो 19 है वो इनडायरेक्टली सेक्शन 80 के जो प्रॉपर केयर एंड जो कॉशन का क्लॉज है उसको प्रूफ या डिसप्रूफ करने में मदद देता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 81। सेक्शन नंबर 81 का जो टाइटल है ये हमने कहा कि ये बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की, ठीक है। सो ये बिल्कुल जो डिफरेंट सिचुएशंस है ना, यानी मोरल जो सिचुएशंस है उसको हैंडल करता है। इसका जो टाइटल है ये कहता है कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म यानी वो जो एक्ट हो रहा है उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी हो कि ये इस एक्ट के परफॉर्मेंस की वजह से हार्म जो है वो काज हो सकता है, यानी लाइकली यानी पॉसिबिलिटी है। बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन वो जो एक्ट किया जा रहा है वो उसमें जो क्रिमिनल इंटेंशन है वो शामिल नहीं है, एंड उसका जो मकसद है वो क्या हो, टू प्रिवेंट अदर हार्म, और वो एक्शन जो है वो इस मकसद के लिए किया जा रहा हो कि वो प्रिवेंट कर सके अदर हार्म्स को, ठीक है। अब इसका जो टेक्स्ट है वो देखते हैं। इसका टेक्स्ट कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, यानी इस सेक्शन के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ऑफेंस नहीं होगी अगर merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, कि अगर वो इस वजह से की गई हो, यानी वो जब की गई हो being done with the knowledge, यानी डन करते हुए उसको नॉलेज था कि क्या हो सकता है, that it is likely to cause harm, कि उसका जो रिजल्ट है उसके एक्शन का वो क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, वो किसी को हार्म काज कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या वो हुई है कि यानी करने वाला जो डूअर था उसके पास क्या थी, उसके पास नॉलेज थी। ओके, अब आगे ये कहता है कि इफ़ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, जो दूसरी चीज़ है वो ये है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, यानी नो इंटेंशन। नॉलेज है लेकिन इंटेंशन क्या है, वो मिसिंग है, यानी इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं होना चाहिए इस सेक्शन के अंदर। टू काज हार्म, यानी उस हार्म को काज करने का जो इंटेंशन है वो नहीं होना चाहिए, एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी वो जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो किस में किया जा रहा है, वो गुड फेथ में किया जा रहा है, और उसका जो पर्पस है, उसका जो मकसद है उस एक्शन का वो क्या है, ताकि प्रिवेंट किया जा सके या अवॉइड किया जा सके। प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, किस चीज़ की प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, अदर हार्म, यानी कोई और जो हार्म है उसको बचाने का मकसद होना चाहिए, चाहे वो जो हार्म है वो किसी पर्सन को पहुंच रहा हो या वो किसी प्रॉपर्टी को पहुंच रहा हो। तो अब अगर जो नेचुरली अगर हम इसको देखें, समझें कि एक हार्म के लिए को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप जो दूसरा हार्म है उसको चूज़ कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर यानी इसका जो प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो दोनों ये क्या है, दोनों हार्म है, ठीक है। अब ये हार्म 1 हो गया, ये हार्म 2 हो गया। अब आप क्या कर रहे हो कि इस हार्म 2 को प्रिवेंट करने के लिए हार्म 1 को चूज़ कर रहे हो, तो फिर तो जो लॉजिक है वो ये कहता है कि जो हार्म 1 है वो क्या होना चाहिए, वो लेसर होना चाहिए, यानी जिस हार्म को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो, वो प्रोपोर्शन में क्या होगा, वो ग्रेटर होगा, वो ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा तबाही को रोकने के लिए आप कम जो नुकसान है उसको क्या कर रहे हो, इस केस में वो चूज़ कर रहे हो।
यानी कि उसके तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ आपके पास नॉलेज होती है, यानी आप कोशिश तो करते हो। गुड फेथ क्या है, गुड फेथ ड्यू केयर है और कॉशंस हैं, ठीक है। आप ड्यू केयर भी अप्लाई करते हो, आप कॉशन भी करते हो, लेकिन आपके पास ये नॉलेज भी होती है कि हो सकता है कि ये जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ इस ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, सो ये मेरा जो एक्शन है हो सकता है उसकी वजह से लेसर जो हार्म है वो प्रोड्यूस हो जाए, वो किसी को कॉज हो जाए। और वो किसको कॉज हो सकता है, वो किसी पर्सन को भी कॉज हो सकता है और वो किसी प्रॉपर्टी को भी कॉज हो सकता है। सो ये जो बात है ना प्रिवेंटिंग एंड अवॉइडिंग अदर हार्म की, ये बेसिकली बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की, यानी नेसेसिटी डॉक्ट्राइन जो है उसकी बात करता है। यानी यहाँ पे जो एक्टर है ना वो क्या करता है, वो कॉन्शियसली रिस्क लेता है, और रिस्क लेने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि वो किसी बड़े नुकसान को रोक सके। सो यहाँ पे फिर क्या बड़े नुकसान को रोक सके, और उसके लिए जो लॉ है यानी जो वो क्या करता है कि अगर बड़े नुकसान को रोकने के लिए कोई छोटा जो हार्म है वो फिर अलाउ किया जा सकता है, अगर उससे क्या हो बड़ा नुकसान जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। सो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सेक्शन नंबर 80 की ये कहता है कि इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, यानी ये कोई एब्स्ट्रैक्ट या थ्योरेटिकल रूल नहीं है, बल्कि हर केस में एविडेंस देखकर डिसाइड किया जाएगा। आगे कहता है कि इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर। ओके, सो ये कहता है कि यहाँ पर जो कोर्ट है ना वो इवलुएट करती है कि जो नुकसान जो था वो प्रिवेंट या अवॉइड किया जा रहा था, क्या वो जेन्युइनली सीरियस था या वो सिर्फ माइनर या स्पेकुलेटिव थ्रेट था। तो इस चीज़ को भी कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इसको ज़रूर कंसिडर करिए। उसके बाद है एंड सो इमिनेंट, यानी कि क्या जो वो एक्ट था वो क्या था, वो जो डेंजर था वो रियल था, और जो एक्शंस हैं वो क्या होना चाहिए, यानी वो इमीडिएट होना चाहिए, जो डेंजर हो वो भी रियल होना चाहिए, ना कि सिर्फ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी बुनियाद पर आपको, यानी एक्टर जो हैं वो जो ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए जो लेसर हार्म को चूज़ कर रहा है और उसके लिए जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो किसी खौफ की बिना पर, किसी थ्रेट की बिना पर नहीं होना चाहिए, फ्यूचर की किसी खौफ या स्पेकुलेशंस के बेस पर, बल्कि वो क्या होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि वो जो एक्शन हो वो क्या हो, वो इमीडिएट हो। ओके, उसके बाद है कि एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क, और एक्सक्यूज द रिस्क ये क्या करता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिस्क जो है, जो एक्टर है उसने जो रिस्क लिया है उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, यानी हार्म काज करने का, कि वो क्या करे, वो ये जो लेसर हार्म है वो लाइकली टू बी डन, ठीक है, उसको करने का जो उसने रिस्क लिया है, क्या वो इतना जस्टिफाइड था कि ला उसे एक्सक्यूज कर दे। ठीक है, ये लिखे हुए है ना कि आर एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट। ठीक है, ओके, सो यानी कोर्ट जो है वो क्या करेगी, वो इन दोनों ये जो दोनों हार्म है ना, ग्रेटर हार्म और लेसर हार्म, इनको क्या करेगी, इनको कंपेयर करती है। किसको, एक है ये प्रिवेंटेड हार्म और दूसरा है काज हार्म, यानी एक जो हार्म है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो दूसरा जो हार्म है वो जो कास्ट हो जाता है, ठीक है, उस एक्टर ये वाला चूज करता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या है, ये ग्रेटर हार्म है। तो फिर जो कोर्ट है वो क्या करती है कि वो इन दोनों हार्म को, है तो दोनों हार्म, ठीक है, तो वो इन दोनों का कंपैरिजन करेगी और ये देखेगी कि क्या ये जो लेसर जो हार्म है, ये जो चूज़ किया गया था, क्या ये गुड फेथ में चूज़ किया गया था। ठीक है, सो जो सेक्शन नंबर 81 है, एविडेंस के पर्सपेक्टिव से उसका जो रिलेशन है, उसका जो लिंक है वो आर्टिकल 19 के साथ बनता है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट जो है वो क्या करती हैं कि कोर्ट को ये डिसाइड करने के लिए या डिसाइड करना होता है कि डेंजर जो है वो कितना इमिनेंट था और एक्टर ने किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डिसीजन लिया, यानी उससे जो पूरी ये जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है उसके सराउंडिंग जो फैक्ट्स होते हैं वो देखने पड़ते हैं कोर्ट्स को, यानी क्या सिचुएशन थी ये देखना होता है,
कितना वक्त था उसके पास डिसीजन लेने का, ये भी देखना होता है। लोग क्या कह रहे थे, क्या इमीडिएट थ्रेट था। यानी जो सेक्शन नंबर 81 है ना, उसका जो एक्सप्लेनेशन अभी जो हमने देखा वो क्या है, वो फैक्चुअल एवोल्यूशन डिमांड करता है। और उस एवोल्यूशंस को प्रैक्टिकली पॉसिबल कौन बनाता है, कानून शहादत का आर्टिकल 19। क्योंकि आर्टिकल 19 ही वो आर्टिकल है जो क्या करता है, जो कोर्ट को अलाउ करता है कि इंसिडेंट के जो सारे जो वो हैं, ये देखें कनेक्टेड जो फैक्ट्स हैं उसको क्या करें, उसको कंसिडर करें। सो जो सेक्शन नंबर 81 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो क्या कहता है, वो ये उसकी जो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बताता है कि कैसे डिसाइड करना है। और जो कानून शहादत का आर्टिकल 19 है वो ये बताता है कि किस एविडेंस के ज़रिए डिसाइड करना है, यानी वो आर्टिकल 19 में कवर होता है। सो अब हम देखते हैं जो सेक्शन नंबर 81 है उसका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है उसको हम देखते हैं। सो यहाँ पे एक जो चीज़ है वो ये समझनी ज़रूरी है कि अक्सर औक़ात जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो लोग होते हैं वो इलस्ट्रेशंस को उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं देती। लेकिन ये जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये लीगल रीजनिंग का बेस है। क्योंकि कोर्ट्स में जब एक्चुअल में केसेस आते हैं ना जजेस के पास, जब वो उनको डिसाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इन्हीं इलस्ट्रेशंस के जो पैटर्न्स हैं वो इन्हीं इन्हीं पैटर्न्स को अप्लाई करते हैं। सो यानी इस केस में यानी यहाँ पे दो जो इलस्ट्रेशन दी गई हैं तो वो क्या करती हैं कि ये एक कोर आइडिया प्रोवाइड करती हैं कि क्या जो अक्यूज था वो उसने गुड फेथ में ग्रेटर हार्म अवॉइड करने के लिए कोई लेसर हार्म का रिस्क लिया था। ठीक है, तो ये जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको जो यानी वो नहीं करना चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए लॉ में। ओके, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर ए को। सो इलस्ट्रेशन नंबर ए कहता है कि ए यानी एक शख्स है ए, और वो कौन है, वो है द कैप्टन ऑफ अ स्टीम वेसल। वेसल को हम पाकिस्तान पेनल कोड के एक प्रीवियस सेक्शंस में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। सो वो क्या वो जो ए है वो अपनी जो स्टीम वेसल है वो चला रहा है, और फिर क्या होता है कि सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, यानी उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई नेग्लिजेंस नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको वो ये देखता है, फाइंड्स हिमसेल्फ इन सच अ पोजीशन, वो अपने आप को अचानक इस पोजीशन में पाता है दैट बिफोर ही कैन स्टॉप हिज विसल, कि अगर वो अपनी विसल जो है वो रोके, ही मस्ट इनविटेबली रन डाउन अ बोट बी। वो देखता है कि एक दूसरी बोट है बी, ठीक है, विद 20 और 30 पैसेंजर्स ऑन द बोट, उस पर 20-30 लोग जो हैं वो सवार हैं, और उसको ये नज़र आ जाता है कि वो क्या करेगा, रन डाउन, यानी उससे वो फाइंड कर लेता है कि वो क्या करेगा कि वो जो बीट वो बी है उसके साथ टकरा जाएगा, अगर अनलेस ही चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज वेसल। ठीक है, वो सीधा जा रहा है, रास्ते में जो बोट बी है वो आ जाता है, और वो अचानक से देखता है कि मेरी जो बोट है वो बोट बी के साथ टकराने लगी है। अगर मैं रास्ता चेंज करूँगा, चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज वेसल, तो जो बोट बी है वो क्या होगी, वो बच जाएगी। एंड दैट बाय चेंजिंग हिज कोर्स, अगर वो रास्ता बदलेगा, he must incur risk of running down a boat C with only 2 passengers on the board। तो अगर वो रास्ता बदलेगा तो दूसरी तरफ एक और जो बोट है, बोट सी, वो उसको यानी वहाँ पे वो उसको नज़र आती है, और उस पर कितने पैसेंजर्स हैं, उस पर 2 पैसेंजर्स हैं। अब यहाँ पे बोट बी में कितने पैसेंजर्स हैं, 30 पैसेंजर्स हैं। ठीक है, ये बोट बी है, और बोट सी में कितने पैसेंजर्स हैं, यहाँ पे 2 पैसेंजर्स हैं। और जो कैप्टन की जो बोट ए है वो क्या है, मतलब वो सीधी जा रही है। ठीक है, अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं कि अगर वो सीधा जाएगा तो वो बी को हिट करेगा और 30 लोगों की जान जाने का खतरा है। तो फिर अगर वो क्या करता है, यानी इसको बचाने के लिए वो क्या करेगा, वो टर्न लेगा इसकी तरफ, और वहाँ पे एक और बोट है सी जिस पे 2 लोग सवार हैं। आगे कहते हैं कि विच ही मे पॉसिबली क्लियर, कि यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है कि ए जो है, यानी ख़तरा तो मौजूद है कि अगर वो सी की तरफ आएगा तो ये 2 लोग हिट हो सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली यानी कंफर्म नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी है कि वो ये 2 लोग जो हैं, यानी ये जो बोट हैं ये बच भी जाए। ओके, सो आगे कहते हैं कि हेयर, यानी इस सिचुएशंस में कि कैप्टन के सामने ये सिचुएशंस आ गई हैं,
वो क्या करता है, जो ए है यानी कैप्टन है, वो क्या करता है, अल्टर हिज कोर्स विदाउट एनी इंटेंशन टू रन डाउन द बोट सी। उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो इंटेंशनली सी को हिट करे। हाँ, एक चीज़ मौजूद है और वो है रिस्क। एंड इन गुड फेथ, और गुड फेथ क्या है कि वो अवॉइड करे उसको द डेंजर ऑफ टू पैसेंजर इन द बोट बी, क्योंकि उनकी तादाद क्या है, वो ज़्यादा है। ही यानी जो ए है यहाँ पे, जो कैप्टन है, इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। अगर ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं तो फिर वो क्या होगा, यानी अगर वो सी को हिट कर भी लेता है, ये इन दोनों की जान चली भी जाती है, फिर भी कहते हैं कि ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस दो ही में रन डाउन द बोट सी बाय डूइंग एन एक्ट। अगर वो क्या करे, वो बोट सी को रन डाउन कर दे। एन एक्ट विच ही न्यू, जिससे उसको ऑलरेडी पता था कि अगर मैं सी की तरफ मुड़ूंगा तो एक रिस्क है। न्यू वॉज लाइकली टू कॉज द इफेक्ट, यानी उसको मालूम था कि मैं जो एक्शन कर रहा हूँ उसका जो इफेक्ट है वो हार्म हो सकता है। इफ इट बी फाउंड इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट द डेंजर वॉज विच ही इंटेंडेड टू अवॉइड was such as to excuse him in incurring the risk of running down sea. Okay, so ये जो एंड वाला जो फेस है, ये क्या है, ये एक जुडिशियल कंडीशन है। यानी जो सेक्शन नंबर 81 है, ये क्या प्रोवाइड करता है, जुडिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो इस केस में, इस इलस्ट्रेशन में ये सारी जो सिचुएशंस हैं, कहते हैं कि अगर ये सिचुएशंस आ जाए तो फिर जो प्रोटेक्शन होगी अंडर सेक्शन 81, वो क्या होगी, वो ऑटोमेटिक नहीं होगी। सो इसका मतलब ये है कि कोर्ट क्या करेगी, यानी जो कोर्ट है वो एविडेंस देखकर उसको ये फाइंड करना होगा कि ये जो फैक्ट्स हैं ये क्या हैं, क्या ये वाकई ऐसी ही थे जैसा जो अक्यूज्ड है। इस केस में तो अक्यूज जो है वो कौन है, ए है ना, जो कैप्टन है वेसल का, जैसा वो क्लेम कर रहा है। यानी जो सेक्शन 81 है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो तब मिलेगी जब ये फैक्चुअल जो कंक्लूजन है वो क्या हो, वो रिकॉर्ड हो जाए। सो फॉर एग्जांपल, कैप्टन ने क्या किया, कैप्टन ने कोर्स बदला, यानी कोर्स चेंज किया, रास्ता बदला, और उसने जो बोट सी था उसको रिस्क में डाला। अब लॉ जो है डायरेक्टली जो ए हैं इस केस में, जो कैप्टन है, उसको इनोसेंट डिक्लेयर नहीं करता, बल्कि लॉ ये कहता है कि यानी अगर कोर्ट जो है वो ये फाइंड करे कि जिस डेंजर को अवॉइड करने के लिए ए ने ये डिसीजन लिया, यानी बोट बी जो था वो ग्रेटर हार्म था उसको, जिस पे 20-30 लोग जो थे वो सवार थे, उनकी जानों को ख़तरा था, वो इतना सीरियस और इमिनेंट था कि उस रिस्क को लेना जो था, ये जो रिस्क था ना, ये क्या था, ये रिस्क जो था वो लेना, वो क्या था, जस्टिफाइड था। तब जो उसका एक्ट होगा ए का, वो क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कोर्ट ये देखेगी कि क्या जो अल्टरनेटिव सेफ ऑप्शंस अवेलेबल थे ए के पास, या क्या ये जो ख़तरा था, ये जो डेंजर था, ये उतना इमिनेंट था भी या नहीं। तो फिर जो है अगर वो उसमें वक्त हो, यानी डेंजर जो है वो बिल्कुल फ़ौरन से उसके सामने वो चीज़ ना आई हो, उसमें कोई वक्त दरकार हो, ठीक है, तो फिर इस या कोई और जो सेफ़ ऑप्शंस हैं वो ए के पास अवेलेबल हों, फिर भी ए ने जो ये रूट है ये चूज़ किया है, तो फिर इस सूरत में ये जो प्रोटेक्शन है ये क्या हो सकती है, ये फेल हो सकती है। सो ये जो लिखा हुआ है ना कि इफ़ इट बी फाउंड, तो इसका ये मतलब है कि जो डिसीजन है वो क्या हो, वो फैक्ट्स पर डिपेंड करे, ना कि अजम्पशन पर। और दूसरा ये कि जो जज होगा वो क्या करेगा, वो एविडेंस को एवेलुएट करे, एविडेंस में क्या चीज़ें आएंगी, यानी सीन आएगा वहाँ का, टाइमिंग आएंगी, और जो अदर अवेलेबल ऑप्शंस होंगे ए के पास वो भी देखे जाएंगे, और कंडक्ट भी देखा जाएगा, कि ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद एक क्लियर फाइंडिंग दे, यानी जज, ठीक है, कि क्या जो नेसेसिटी थी वो जेन्युइनली एग्जिस्ट करती थी या नहीं। और ये सारा जो एविडेंशियल सपोर्ट है ये कहाँ से आता है, ये कानूनी शहादत का जो आर्टिकल 19 है ये वो प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर बी को। सो जो इलस्ट्रेशन नंबर बी है वो ये कहता है कि एक शख्स है ए, वो क्या करता है, इन अ ग्रेट फायर, यानी एक बहुत बड़ी आग लगी है, वो क्या करता है, पुल डाउन्स हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लिग्रेशंस फ्रॉम द स्प्रेडिंग। और वो जो आग है वो तेज़ी से फैल रही है। अज्यूम करो कि फॉर एग्जांपल कोई हाउसिंग कॉलोनी है, ठीक है, सोसाइटी है, उसमें जैसे लाइंस में घर होते हैं, आबादी होती है, एक घर में आग लगी है, या मतलब कहीं पे आग लगी है बहुत ज़्यादा जो स्प्रेड हो रही है। अब वो क्या करता है कि वो एक घर से दूसरे घर में आग जो है वो क्या करेगी, स्प्रेड होगी।
अब वो बीच में से क्या करता है, कुछ हाउसेस को पुल डाउन कर देता है ताकि आग जो है वो स्प्रेड ना हो सके, जो कनेक्शंस है वो क्या हो सके, वो ब्रेक डाउन हो जाए। ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ, और ये वो किस इंटेंशन के साथ कर रहा है, वो गुड फेथ के साथ कर रहा है। और वो गुड फेथ क्या है कि वो चाहते हैं कि वो आग स्प्रेड ना हो ताकि जो ह्यूमन लाइफ है वो भी सेफ हो, ठीक है, और जो आगे की प्रॉपर्टी है वो भी सेफ हो, क्योंकि आग फैलेगी तो ज़्यादा जाने जाएंगी, ज़्यादा प्रॉपर्टी जाएगी। हेयर इफ इट बी फाउंड, जैसे यहाँ पे था ना इफ इट बी फाउंड, ये देखें, अब इफ इट बी फाउंड कौन फाउंड करेगा, कोर्ट फाइंड करेगी ना, ठीक है, यानी एविडेंस वगैरह को देखा जाएगा। दैट द हार्म्स टू बी प्रिवेंटेड, कि वो जो हार्म उसने पहुंचाया किसको, इन घरों को, जिसको ए ने जो है क्या किया, पुल डाउन किया, वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट इज टू एक्सक्यूज ए एक्ट, कि वो यानी उसका जो एक्ट है वो ए को क्या कर सके, एक्सक्यूज़ दिला सके कि वो मतलब ज़रूरी थे, वो इतना इमिनेंट था उसका डिसीजन लेना या उसके एक्शन की जो नेचर थी। तो फिर इस सूरत में जो ए है वो क्या होगा, इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। तो ए जो है वो अंडर सेक्शन नंबर 81 पाकिस्तान पीनल कोड, उसका जो एक्शन है वो ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ भी जो फाइनल डिसीजन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो फैक्ट्स पे के ऊपर डिपेंड करता है। देखें, अब अगर हम इन दोनों जो इलस्ट्रेशन है ए और बी, इन दोनों को अगर हम साथ मिल के देखें ना, तो इन दोनों इलस्ट्रेशन में हमें एक जो क्लियर पैटर्न है वो ये नज़र आता है कि जो सेक्शन नंबर 81 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो हर उस सिचुएशन को कवर करता है जहाँ जो एक्टर होता है वो किस सिचुएशन में फंस जाए, वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन में फंस जाए, उसको इमरजेंसी डिसीजन मेकर जो है वो बनना पड़ जाए। तो फिर उस सूरत में जो लॉ है वो क्या करती है, ये उस एक्टर को अलाउ करता है कि वो क्या करे, वो परफेक्ट जो आउटकम्स हैं वो चूज़ ना करे, बल्कि रीज़नेबल जो चॉइस है वो चूज़ करे। इवन अगर उस चॉइस में कुछ जो हार्म है, कुछ जो नुकसान है, वो उसका भी यानी हदशा हो, वो भी इन्वॉल्व हो, सो वो भी फिर लॉ जो है वो जस्टिफाइड है। जैसे इस सिचुएशंस में 30 लोगों की जान बचाने की जगह पे उसने अगर 2 की जान चली जाए तो इट्स ओके, ठीक है। और यहाँ पे देखें, उसने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, उसने हाउसेस को पुल डाउन किया, बज़ाहिर तो ये यही नज़र आता है ना कि उसने गलत काम किया, ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज की। लेकिन उसका जो अगर ये फैक्ट से प्रूफ हो जाए कि उसका जो एक्शन था वो क्या था, वो जस्टिफाइड था, गुड फेथ में था, ठीक है। तो फिर इस सूरत में जो एक जो इम्पोर्टेंट जो हमें जो प्रिंसिपल मिलता है वो ये है इस इन सेक्शंस में, कि लॉ जो है वो परफेक्शन डिमांड नहीं करता, बल्कि जो रीजनेबल जजमेंट है वो डिमांड करता है। यानी प्रेशर की सिचुएशंस में वो कहते हैं कि जो जजमेंट है वो क्या होनी चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए, बल्कि जो एक्टर है उसका जो डिसीजन है वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो आज के लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 80 और 81 को कवर किया, और जो सेक्शन नंबर 80 है उसमें लॉ ये कहता है कि तुम्हारा एक्ट जो था वो हार्मफुल था, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई फॉल्ट ही नहीं था, ठीक है। जबकि जो सेक्शन नंबर 81 है उसमें लॉ ये कहता है तुम्हारा एक्ट जो था वो रिस्की था, लेकिन तुमने वो इसलिए चूज़ किया, यानी वो एक्ट परफॉर्म किया क्योंकि तुम जो उस एक्ट को परफॉर्म कर रहे थे, उसके पीछे जो मकसद था वो क्या था कि आप किसी जो कोई बड़ा जो नुकसान था उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। सो दोनों जो सेक्शंस हैं या दोनों जो केसेस हैं उसमें फोकस ये है कि क्या एक्टर जो है वो मोरली ब्लेम वर्ती है या नहीं। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सेक्शन 80 और सेक्शन 81 को कवर किया है, जो बात करता है एक्सीडेंट और नेसेसिटी की। एंड आई बिलीव कि आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दीज 2 क्वेश्चंस, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।